हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया था, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सिंगल रिएक्टेंट है जो वो डिसइंटीग्रेट होके डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट्स बनाता है। मतलब इन this reaction, one single reactant breaks down to form two or more products। ठीक है, इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो एक ही होगा और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो दो से ज़्यादा। इसके एग्जांपल हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज व्हेन फेरस सल्फेट इज डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड का मतलब होता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बट जाना। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब है छोटे छोटे कंपोनेंट में बट जाना। वैसे डिकम्पोजिशन का मतलब बायोलॉजिकली तो सड़ना होता है, बट फिर भी केमिस्ट्री में हम ले तो डिकम्पोज का मतलब है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बट जाना। तो अगर फेरस सल्फेट है, अगर उसे थोड़ी सी हीट सप्लाई दी जाए, फेरस सल्फेट अगर उसमें हीट सप्लाई दी जाए थोड़ी सी, तो वो हमें दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, थ्री कंपोनेंट्स में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3। ये दोनों जो हमारे पास होंगे ये गैस होंगे और ये फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ एक है, प्रोडक्ट कितने हैं 1 2 3। जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होता था, प्रोडक्ट्स होते थे दो से ज्यादा, रिएक्टेंट होते थे दो से ज्यादा और प्रोडक्ट हमें क्या होता था एक ही। इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमारी हीट सप्लाई होगी तो ये क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और क्विक लाइम। क्विक लाइम हमने कल भी पढ़ा था, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही लिख लेना आप लोग। अब इसमें आपने देखा होगा कि हमने दोनों रिएक्शन में डिकम्पोज होने के लिए क्या करा, हीट सप्लाई। तो अगर किसी रिएक्शन में डिकम्पोज होने के लिए हीट का हमें जरूरत पड़े या किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When decomposition takes place in any when decomposition takes place by heating or from any support of एनर्जी। ठीक है, मतलब एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो हीट हो चाहे आप किसी और तरह की सनलाइट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट सप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ रिएक्शन होने के लिए क्या है, हीट का यूज कर रही है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने क्या बोला, एक्सोथर्मिक।
एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, हमारी हीट रिलीज हो रही थी लास्ट में। इसमें क्या है, शुरुआत में ही हम रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या हीट का यूज कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक। तो इसमें लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट और एनी काइंड ऑफ एनर्जी is required for formation of products। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उसके बाद हमारे पास एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की एक मेजर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब एक यूज है, वो क्या है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें क्या मिलती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आप इसको एग्जांपल में इंक्लूड करना, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस आप अलग से लिखना, थर्मल और एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। एग्जांपल में आपने ये लिखना है, ये लिखना है, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, GRAPHY, ठीक है। इसमें दो रिएक्शंस इंक्लूड है, एक तो हमारी सिल्वर क्लोराइड की और सिल्वर ब्रोमाइड की। तो सिल्वर क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, AgCl, ठीक है। इनके बॉटम में आप इनका वर्ड इक्वेशन खुद लिख लेना। डिकम्पोजिशन के लिए हमें कुछ एलिमेंट देना पड़ेगा, हमने यहाँ क्या देनी है, सनलाइट। अब ये दो एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है, Cl2, 2Ag प्लस Cl2। उसके बाद है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr। AgBr डिकम्पोज होके AgBr को भी हम क्या अप्लाई करेंगे, सनलाइट, ठीक है। जो भी हम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हम हीट के या फिर जो भी एक्स्ट्रा कंडीशंस हम किसी रिएक्शन को करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हीट, वाटर वगैरह, वो सब हम इस एरो के ऊपर और नीचे लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस रिएक्शन में सनलाइट ले रहे हैं, तो मैं इस एरो के ऊपर या नीचे सनलाइट लिखूंगी। डिकम्पोज होने के बाद सिल्वर ब्रोमाइड हमें क्या देगा, 2 कंपोनेंट्स ऑफ सिल्वर एंड 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्रोमाइड, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड हमें डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर और ब्रोमीन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, हमारे पास जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को सिंपल डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। अब वो डिस्प्लेस कैसे करता है, वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, ठीक है। इसके लिए आपकी बुक में एक सिंपल सी एक्टिविटी है, उसमें क्या करते हैं हम, 3 आयरन नेल्स लेते हैं। आयरन नेल्स मतलब लोहे की कीलें। 3 आयरन नेल्स लेते हैं, उन्हें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डुबा देते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाने से क्या होता है, जो आयरन नेल्स हैं उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक्टिविटी से ही स्टार्ट करते हैं कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ इसी एक्टिविटी में होती है, ये सिर्फ एक एग्जांपल एक्टिविटी है आपके उसमें, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमने, दोनों में क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर लेना है, हाफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। 3 आयरन नेल्स लेनी है, उसमें से 2 आयरन नेल्स इसमें डुबा देनी है, ठीक है। और जो तीसरी आयरन नेल है उसको कंपैरिजन के लिए आपने वैसे ही रख देना है। ये सॉल्यूशन भी हमने कंपैरिजन के लिए लिया है कि आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन कैसा होगा, और ये आयरन नेल भी हमने कंपैरिजन के लिए साइड में रख दी है, ठीक है। जैसे ही आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डुबोगे,
तो आपके पास क्या रिएक्शन होगी, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Fe प्लस CuSO4। तो डिस्प्लेसमेंट होना है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह लेनी है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह लेनी है, डिस्प्लेस करना है। तो फेरस किसकी जगह आ जाएगा, कॉपर, और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या आ गया, फेरस सल्फेट। तो इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो इन दोनों नेल्स हैं इनका कलर क्या होगा, 2 नेल्स का कलर क्या होगा, ब्राउनिश। वैसे क्या होता है, आयरन नेल का कलर सिल्वरिश, ठीक है। उस क्यों होगा, क्योंकि जो आयरन नेल है ना उसके ऊपर कॉपर की एक लेयर जमा हो जाएगी। कौन से कॉपर की, ये वाली। और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है पहले वाला होगा ब्राउन कलर का और बाद में कैसा हो जाएगा, सिल्वर कलर का या फिर कलर लेस। वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन या फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, फेरस की जगह कॉपर आ गया, कॉपर की जगह फेरस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन एलिमेंट displaces the other। एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर लेता है। इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ये इसका एग्जांपल था। एग्जांपल में आपने पूरी एक्टिविटी नहीं लिखनी है, सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, इसके नीचे लिख देना कॉपर सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट। यहाँ पे आयरन भी लिख सकते हो और फेरस भी लिख सकते हो। इसमें क्या है हमारे पास, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अगर हम यहाँ पे जिंक का कोई भी पत्ती सी ले लेते या फिर प्लेट से ले लेते, जिंक प्लेट डाल लेते हैं अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट, और जो कॉपर है वो फिर से अलग हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, जिंक सल्फेट, अलग क्या हुआ हमारे पास, कॉपर। ये क्या है, जिंक, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। साथ के साथ बॉटम में किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो एलिमेंटल फॉर्मूला है उसमें आपको लेबलिंग करनी है। ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए जिसमें नीचे पता ना हो कि क्या है एलिमेंट। मैंने आपको बताया था ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इससे टीचर को आइडिया जाता है कि आपको पता है रिएक्शन में हो क्या रहा है। और इसके पास हम आज जो थर्ड टाइप पढ़ेंगे वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में, ठीक है। द रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस क्या होता है, अनस्टेबल स्टेट होती है एटम्स की। आयंस क्या होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है एटम्स की, ठीक है। आयंस between the reactants are called exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction। इसका एग्जांपल है हमारे पास सिंपल सा, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ऐड कर देना है सिंपल टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेरियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन आ जाएगा और आपके पास सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपके पास एक व्हाइट कंपाउंड फॉर्म होगा लास्ट में, ठीक है। रिएक्शन के लास्ट में आपके पास एक व्हाइट कंपाउंड फॉर्म होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। पूरे सॉल्यूशन के लास्ट में एक, पूरे रिएक्शन के, तो ये क्या आपके पास, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इधर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। अगर ये स्पेलिंग समझना है, बॉटम में चला जाता है ब्लैक बोर्ड, इसलिए हैंडराइटिंग गलत हो जाती है, ठीक है। सॉरी, गलत नहीं, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो जाती है। आपकी बुक्स में सारा है, रेफरेंस वहां से लेना नोट करते हुए। NaCl सोडियम क्लोराइड, रिएक्शंस गलत मत उतारना,
रिएक्शन में एक ये जो 4 है इसकी भी बहुत वैल्यू है, ठीक है। 4 का मतलब है यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अगर आप यहाँ पे 3 या 2 लिख दो, एक कम हो जाएगा तो रिएक्शन पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग दोबारा करनी पड़ेगी ना हमें। तो इसमें क्या है, हमारे पास लास्ट में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब सफेद कलर के छोटे छोटे दाने पैदा हो जाते हैं लास्ट में। पैदा तो क्या, बन जाते हैं वो लास्ट में। क्यों बनते हैं, क्योंकि वो उस सॉल्यूशन में मिलते नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, द व्हाइट तो उसका कलर है, एक्चुअल में क्या होता है बना हुआ, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रेसिपिटेट। अब जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सिंपल सा है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट, ये पूरा लिखना आप लोग, पीपीटी का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो ये आज हमने पढ़ी आपकी डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रहती है, और उसकी एक एप्लीकेशन रहती है कोरोजन और रस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली आपके छोटे छोटे 4 टॉपिक्स रहते हैं और उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके इन 2 टॉपिक्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन के बीच में, पेज नंबर 10 पे आपके 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।